हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पीआर नॉलेज सेंटर। आप लोग का स्वागत है हमारे चैनल पे। तो एनसीईआरटी में हम क्लास 12 का कर रहे थे। इसमें आज हम करेंगे समकालीन विश्व राजनीति, बहुत इंटरेस्टिंग, जिसमें पूरा आईआर का सेक्शन आपका कवर हो जाएगा। तो ये दो ध्रुवीयता का अंत, मतलब पूरा हम विश्व के बारे में, पूरा इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है। अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे थे तो सोने पे से आगे वाला काम करेगा, आपका कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर करेगा ही करेगा, आईआर की पूरी प्रिपरेशन करवा देगा। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, और जो भी वीडियोस हैं उनको भी लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपको लिए टेस्ट भी करवाया गया है और 9, 10, 11 का एनसीईआरटी भी कंप्लीट कर दिया गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइम बहुत कम है, एग्जाम नज़दीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दो ध्रुवीयता का अंत, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो शीत युद्ध के सबसे सरगर्म दौर में बर्लिन जानते हैं ना, बर्लिन की दीवार खड़ी की गई थी और यह दीवार शीत युद्ध का सबसे बड़ा प्रतीक थी। 1979 में पूर्वी जर्मनी की आम जनता ने इस दीवार को गिरा दिया था। इस नाटकीय घटना के बाद और भी नाटकीय तथा ऐतिहासिक काल घटनाक्रम सामने आया। इसकी परिणति दूसरी दुनिया के पतन और शीत युद्ध की समाप्ति में हुई। दूसरे विश्व युद्ध के बाद विभाजित तो हो चुके जर्मनी का अब एकीकरण हो गया। सोवियत संघ के खेमे में शामिल पूर्व यूरोप के 8 देशों ने एक एक करके जनता के प्रदर्शनों को देखकर अपने साम्यवादी शासन को बदल डाला। शीत युद्ध के अंत के समय सोवियत संघ को यह चुपचाप देखते रहना पड़ा। ऐसा किसी सैन्य मजबूरी से नहीं, बल्कि आम जनता की सामूहिक कार्रवाई के दबाव के कारण हुआ। अंत में स्वयं सोवियत संघ का विघटन हो गया। और इस अध्याय में हम दूसरी दुनिया के विघटन के आशय, कारण और परिणामों के बारे में चर्चा करेंगे। हम ये भी चर्चा करेंगे कि सोवियत शासन के पतन के बाद दुनिया के इस हिस्से में क्या हुआ और इन देशों से भारत के रिश्ते कैसे हैं। तो बर्लिन की दीवार पूंजीवादी दुनिया और साम्यवादी दुनिया के बीच विभाजन का प्रतीक थी। 1961 में बनी यह दीवार पश्चिमी बर्लिन के पूर्वी बर्लिन से अलग करती थी। 150 किलोमीटर से भी ज़्यादा लंबी यह दीवार 28 वर्षों तक खड़ी रही और आखिरकार जनता ने इसे 9 नवंबर 1989 को तोड़ दिया। यह दोनों जर्मनी के एकीकरण साम्यवादी के खेमे को समाप्ति की शुरुआत थी। यहाँ दिए गए चित्र इसी कथाक्रम को सामने रखते हैं। जैसे लोग दीवार में छोटा सा छेद कर रहे हैं। दूसरा ये कि आगमन को संभव बनाने के लिए दीवार के एक हिस्से को गिरा दिया गया। 1989 से पहले बर्लिन की दीवार, आप देख सकते हैं, ये है बर्लिन की दीवार। 1989 से पहले थी, अब तोड़ दी गई है। ठीक है। सोवियत प्रणाली क्या थी, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो समाजवादी सोवियत गणराज्य यूएसएसआर रूस में हुई 1917 की समाजवादी क्रांति के बाद अस्तित्व में आया। यह क्रांति पूंजीवादी उपवादी व्यवस्था के विरोध में हुई थी और समाजवाद के आदर्शों और समता मूलक समाज की जरूरत से प्रेरित थी। यह मानव इतिहास में निजी संपत्ति की संस्था को समाप्त करने और समाज को समानता के सिद्धांत पर सचेत रूप से रचने की सबसे बड़ी कोशिश थी। ऐसा करने में सोवियत प्रणाली के निर्माताओं ने राज्य और पार्टी की संस्था को प्राथमिक महत्व दिया। सोवियत राजनीतिक प्रणाली की धुरी कम्युनिस्ट पार्टी थी। इसमें किसी अन्य राजनीतिक दल या विपक्ष के लिए जगह नहीं थी। अर्थव्यवस्था योजनाबद्ध और राज्य के नियंत्रण में थी। दूसरे विश्व युद्ध के बाद पूर्वी यूरोप के देश सोवियत संघ के अंकुश में आ गए। सोवियत सेना ने इन्हें फांसीवादी ताकतों के चंगुल से मुक्त कराया था। इन सभी देशों की राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था को सोवियत संघ की समाजवादी प्रणाली की तर्ज पर ढाला गया। इन्हें ही समाजवादी खेमे के देश या दूसरी दुनिया कहा जाता है। इस खेमे का नेता समाजवादी सोवियत गणराज्य था। तो यह व्लादिमीर लेनिन, जो 1870 से 1924 तक थे, बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। 1917 की रूसी क्रांति के नायक और क्रांति के बाद के सबसे मुश्किल दौर 1917 से 1924 में सोवियत समाजवादी गणराज्य के संस्थापक अध्यक्ष और मार्क्सवाद के उदाहरण सिद्धांतकार और उसे असली जामा पहनाने में महारथी पूरी दुनिया में साम्राज्य के प्रेरणा स्रोत थे। तो ठीक है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ महाशक्ति के रूप में उभरा। अमेरिका को छोड़ दी तो सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था शेष विश्व की तुलना में कहीं ज़्यादा विकसित थी। सोवियत संघ की संचार प्रणाली बहुत उन्नत थी और उनके पास विशाल ऊर्जा संसाधन था, जिनमें खनिज तेल, लोहा, इस्पात तथा मशीनरी उत्पाद शामिल थे। सोवियत संघ के दूर दराज के इलाकों में भी आवागमन के सुव्यवस्थित और विशाल प्रणाली के कारण आपस में जुड़े हुए थे। सोवियत संघ का घरेलू उपभोक्ता उद्योग में भी उन्नत था और पिन से लेकर कार तक सभी चीज़ों का उत्पादन वहां होता था। हालांकि सोवियत संघ के उपभोक्ता उद्योगों में बनने वाली वस्तुएं गुणवत्ता के लिहाज से पश्चिमी देशों के स्तर की ही नहीं थी, लेकिन सोवियत संघ की सरकार ने अपने सभी नागरिकों के लिए एक न्यूनतम जीवन स्तर सुनिश्चित कर दिया था। सरकार बुनियादी जरूरत की चीजें, मसलन स्वास्थ्य सुविधा, शिक्षा, बच्चों की देखभाल तथा लोक कल्याण की अन्य चीजें रियायती तौर पर मुहैया कराती थी। बेरोजगारी नहीं थी। मिल्कियत का प्रमुख रूप राज्य का स्वामित्व था तथा भूमि तथा अन्य उत्पादक
संपदाओं पर स्वामित्व होने के अलावा नियंत्रण भी राज्य का ही था। बहरहाल सोवियत प्रणाली का नौकरशाही का शिकंजा कसता चला गया और यह प्रणाली सत्तावादी होती गई और नागरिकों का जीवन कठिन होता चला गया। लोकतंत्र अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं होने के कारण लोग अपनी असहमति अक्सर चुटकुलों और कार्टून से व्यक्त करते थे। सोवियत संघ की अधिकांश संस्थाओं में सुधार की जरूरत थी। सोवियत संघ में एक दल यानी कम्युनिस्ट पार्टी का शासन था और इस दल का सभी संस्थाओं पर गहरा अंकुश था। यह दल जनता के प्रति जवाबदेह नहीं था। जनता ने अपनी संस्कृति और बाकी मामलों की साज संभाल अपने आप करने के लिए 15 गणराज्यों को आपस में मिलाकर सोवियत संघ बनाया था, लेकिन पार्टी ने जनता की इस इच्छा को पहचानने से इनकार कर दिया। हालांकि सोवियत संघ के नक्शे में रूस संघ के 15 गणराज्यों में से एक था, लेकिन वास्तव में रूस का हर मामले में प्रभुत्व था। अन्य क्षेत्रों की जनता अक्सर उपेक्षित और दमित महसूस करती थी। हथियारों की होड़ में सोवियत संघ ने समय समय पर अमेरिका को बराबर की टक्कर दी, लेकिन उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी। सोवियत संघ प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे मसलन परिवहन ऊर्जा के मामले में पश्चिमी देशों की तुलना में पीछे रह गया। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह थी कि सोवियत संघ अपने नागरिकों की राजनीतिक और आर्थिक आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर सका। सोवियत संघ ने 1979 में अफगानिस्तान में हस्तक्षेप किया। इसमें सोवियत संघ की व्यवस्था और भी कमजोर हुई और हालांकि सोवियत संघ ने लोगों का पारिश्रमिक लगातार बढ़ा, लेकिन उत्पादकता और प्रौद्योगिकी के मामले में वह पश्चिम के देशों से बहुत पीछे छूट गया। इससे हर तरह के उपभोक्ता वस्तु की कमी हो गई। खाद्यान्न का आयात साल बढ़ता गया। 1970 के दशक के अंतिम वर्षों में यह व्यवस्था लड़खड़ा रही थी और अंततः ठहर सी गई। गोर्बाचेव और सोवियत संघ का विघटन। मिखाइल गोर्बाचेव ने इस व्यवस्था को सुधारना चाहा। 1980 के दशक के मध्य में सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने और पश्चिम के देशों में सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में क्रांति हो रही थी और सोवियत संघ को इसकी बराबरी में लाने के लिए सुधार जरूरी हो गए थे। गोर्बाचेव ने पश्चिम के देशों के साथ संबंधों को सामान्य बनाने, सोवियत संघ को लोकतांत्रिक रूप से देने और वहां सुधार करने का फैसला किया। इस फैसले की कुछ ऐसी भी परिणतियां रही जिनका किसी को कोई अंदाजा नहीं था। पूर्वी यूरोप के देश सोवियत खेमे के हिस्से थे। इन देशों की जनता ने अपनी सरकारों और सोवियत नियंत्रण का विरोध करना शुरू कर दिया। गोर्बाचेव के शासक रहते सोवियत संघ ने ऐसी गड़बड़ियों में उस तरह का हस्तक्षेप नहीं किया जैसा अतीत में होता था। पूर्वी यूरोप की साम्यवादी सरकार एक के बाद एक गिर गई और सोवियत संघ के बाहर हो रहे इन परिवर्तनों के साथ साथ अंदर भी संकट का गहराता जाता रहा और इससे सोवियत संघ के विघटन की गति और तेज हो गई और गोर्बाचेव ने देश के अंदर आर्थिक राजनीतिक सुधारों और लोकतांत्रिकरण की नीति चलाई। इन सुधार नीतियों का कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं द्वारा विरोध किया गया। ये सोवियत संघ के नेता हैं जोसेफ स्टालिन, जो 1879 से 1953 तक थे। लेनिन के उत्तराधिकारी सोवियत संघ के मजबूत बनने के दौर में 1924 से 1953 तक नेतृत्व किया। औद्योगिकरण की तेजी से बढ़ावा और खेती का बलपूर्वक सामूहिकीकरण। दूसरे विश्व युद्ध में जीत का श्रेय 1930 के दशक के भयानक आतंक के पार्टी के अंदर विरोधियों को कुचलने और तानाशाही रवैये के लिए जिम्मेदार ठहराए गए हैं। 1991 में एक तख्ता पलट भी हुआ। कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े गर्मपंथियों ने इसे बढ़ावा दिया था। तब तक जनता को स्वतंत्रता का स्वाद मिल चुका था और कम्युनिस्ट पार्टी के पुरानी रंगत वाले शासन में नहीं जाना चाहते थे। एल्त्सीन ने इस तख्ता पलट के विरोध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और वे नायक की तरह उभरे। रूसी गणराज्य ने जहां बोरिस एल्त्सीन ने आम चुनाव जीता था, वहीं केंद्रीकृत नियंत्रण को मानने से इनकार कर दिया। सत्ता मास्को से गणराज्य की तरफ खिसकने लगी और ऐसा खासकर सोवियत संघ के उन भागों में हुआ जो ज्यादा यूरोपीकृत थे और अपने को प्रभुत्व राज्य मानते थे। आश्चर्यजनक तौर पर मध्य एशियाई गणराज्य ने अपने लिए स्वतंत्रता की मांग नहीं की। वे सोवियत संघ के साथ ही रहना चाहते थे। 1991 में दिसंबर में एल्त्सीन के नेतृत्व में सोवियत संघ के 3 बड़े गणराज्य रूस, यूक्रेन और बेलारूस ने सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा की। कम्युनिस्ट पार्टी प्रतिबंधित हो गई और परिवर्तित सोवियत गणराज्यों ने पूंजीवादी तथा लोकतंत्र को अपना आधार बनाया। तो ये है कम्युनिस्ट पार्टी का एक अधिकारी मॉस्को से रवाना हुआ और सामूहिक खेती के लिए फार्म पर आलू की पैदावार को दर्ज करने के लिए पहुंचा। किसान साथी, इस साल की पैदावार कैसी रही? अधिकारी ने पूछा। तो ईश्वर की कृपा से आलू के पहाड़ लगे हैं, किसान ने बताया। लेकिन ईश्वर तो होता नहीं, अधिकारी ने अपनी बात काटी। और तो फिर आलू के पहाड़ भी नहीं होते, किसान ने भी बोला। साम्यवादी सोवियत गणराज्य के विघटन की घोषणा और स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट का गठन बाकी गणराज्यों, खासकर मध्य एशियाई गणराज्यों के लिए बहुत आश्चर्यचकित करने वाला था। ये गणराज्य सभी स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल से बाहर थे। इस मुद्दे को तुरंत हल कर लिया गया और इन्हें राष्ट्रकुल का संस्थापक सदस्य बनाया गया। रूस को सोवियत संघ का उत्तराधिकारी राज्य स्वीकार किया गया और रूस को सुरक्षा परिषद में सोवियत संघ की सीट मिली। सोवियत संघ ने जो अंतर्राष्ट्रीय करार और संधियां की थी उन सब को निभाने का जिम्मा अब रूस का था।
सोवियत संघ के विघटन के बाद के समय में पूर्ववर्ती गणराज्यों के बीच एकमात्र परमाणु शक्ति संपन्न देश का दर्जा रूस को मिला। उसने अमेरिका के साथ परमाणु निरस्त्रीकरण की दिशा में कुछ कदम भी उठाए। सोवियत संघ अब नहीं रहा, वह दफन हो चुका था। तो निकिता खुश्चेव को देखेंगे आप 1894 से 1971 में सोवियत संघ के राष्ट्रपति, 1953 से 1964 स्टालिन की नेतृत्व शैली के आलोचक। 1956 में कुछ सुधार लागू किए, पश्चिम के साथ शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का सुझाव रखा। हंगरी के जन विद्रोह के दमन और क्यूबा के मिसाइल संकट में शामिल थे। तो सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ? तो विश्व की दूसरी सबसे बड़ी महाशक्ति अचानक कैसे बिखर गई? सिर्फ सोवियत संघ और साम्यवाद के अंत को समझने के लिए यह सवाल पूछना जरूरी नहीं है। यह सवाल किसी भी राजनीतिक व्यवस्था के पतन को समझने के लिए जरूरी है, क्योंकि सोवियत संघ के रूप में ना तो कोई राज्य व्यवस्था पहली बार टूटी और ना ही आखिरी बार। सोवियत संघ के विघटन के कुछ विशेष कारण जरूर हो सकते हैं, लेकिन इस मामले में से हम एक सर्व सामान्य सबक सीख सकते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि सोवियत संघ की राजनीतिक, आर्थिक और संस्थाएं अंदरूनी कमजोरी के कारण लोगों की आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर सकी। यही सोवियत संघ के पतन का कारण रहा। कई सालों तक अर्थव्यवस्था गतिरोध रही, इससे उपभोक्ता वस्तुओं की बड़ी कमी हो गई और सोवियत संघ की आबादी का एक बड़ा हिस्सा अपनी व्यवस्था को शक की नजर से देखने लगा, पर उस पर खुलेआम सवाल खड़े करने शुरू किए। यह व्यवस्था इतनी कमजोर कैसे हुई और अर्थव्यवस्था में गतिरोध क्यों आया? इसका उत्तर काफी हद तक साफ है। इस सिलसिले में एक बात एकदम स्पष्ट है कि सोवियत संघ ने अपने संसाधनों का अधिकांश परमाणु हथियार और सैन्य साजो सामान पर लगाया। उसने अपने संसाधन पूर्वी यूरोप के अपने पिछलग्गू देशों के विकास पर भी खर्च किए, ताकि वे सोवियत नियंत्रण से बने रहें। इसमें सोवियत संघ पर गहरा आर्थिक दबाव बनाया और सोवियत व्यवस्था इसका सामना नहीं कर सकी। इसी के साथ एक और बात हुई, पश्चिमी मुल्की की तरक्की के बारे में सोवियत संघ के आम नागरिकों की जानकारी बढ़ी। वे अपनी राज्य व्यवस्था और पश्चिमी देशों की राज्य व्यवस्था के बीच मौजूद अंतर भाप सकते थे। सालों से इन देशों को बताया जा रहा था कि सोवियत राज्य व्यवस्था पश्चिम के पूंजीवाद से बेहतर है, लेकिन सच्चाई यह थी कि सोवियत संघ पिछड़ चुका था और अपने पिछड़पन को पहचान से लोगों की राजनीतिक मनोवैज्ञानिक रूप से धक्का लगा। सोवियत संघ प्रशासनिक और राजनीतिक रूप से गतिरोध हो चुका था और सोवियत संघ पर कम्युनिस्ट पार्टी ने 70 साल तक शासन किया। यह पार्टी अब जनता के प्रति जवाबदेह नहीं रह गई थी और गतिरोध प्रशासन, भारी भ्रष्टाचार, अपनी गलतियों को सुधारने में व्यवस्था की अक्षमता, शासन में ज्यादा खुलापन लाने के लिए अनिच्छा और देश की विशालता के बावजूद सत्ता का केंद्रीकरण होना, इन सारी बातों के कारण आम जनता अलग थलग पड़ गई। और इससे भी बुरी बात यह थी कि पार्टी के अधिकारियों को आम नागरिकों से ज्यादा विशेषाधिकार मिले हुए थे। लोग अपने को राज्य व्यवस्था और शासकों से जोड़कर नहीं देख पा रहे थे और उनका सबका जनाधार खिसकता चला गया। मिखाइल गोर्बाचेव के सुधारों ने इन दोनों समस्याओं का समाधान का वादा किया। गोर्बाचेव ने अर्थव्यवस्था को सुधारने, पश्चिम की बराबरी कराने और प्रशासनिक ढांचे में ढील देने का वादा किया। गोर्बाचेव तो रोग का ठीक ठाक निदान कर रहे थे और सुधारों को लागू करने का उनका प्रयास भी ठीक था। ऐसे में आपको आश्चर्य हो सकता है कि फिर सोवियत संघ क्यों टूटा। इस बिंदु पर आकर हम उत्तर ज़्यादा विवादित हो जाते हैं। इस स्थिति में हमें आगे के इतिहास का शायद ज़्यादा बेहतर ढंग से समझा पाए। तो सबसे सटीक उत्तर तो यह जान पड़ता है कि जब गोर्बाचेव ने सुधारों को लागू किया और व्यवस्था में ढील दी, तो लोगों की आकांक्षाओं अपेक्षाओं का ऐसा ज्वर उमड़ा कि जिनका अनुमान शायद ही कोई लगा सकता है। इस पर काबू पाना एक अर्थ में असंभव हो गया। सोवियत संघ में जनता के एक तबके की सोच यह थी कि गोर्बाचेव को ज़्यादा तेज से गति से कदम उठाने चाहिए। लोग उनकी कार्य पद्धति से धीरज खो बैठे और निराश हो गए। इन लोगों ने जैसे सोचा था वैसे वादा उन्हें नहीं हुआ और यह संभव है उन्हें बहुत धीमी गति से फायदा हो रहा हो। जनता के एक हिस्से, खासकर कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य और वे लोग जो सोवियत संघ व्यवस्था के फायदे में थे, के विचार ठीक इनके विपरीत है। उनका कहना था कि हमारी सत्ता और विशेषाधिकार अब कम हो रहे हैं और गोर्बाचेव को बहुत जल्दबाजी दिखा रहे हैं। इस खींचतान में गोर्बाचेव का समर्थन हर तरफ से जाता रहा और जनमत आपस में बट गया। जो लोग उनके साथ हैं उनका मोह भंग हुआ और ऐसे लोगों ने सोचा कि गोर्बाचेव खुद अपनी ही नीतियों का ठीक तरह से बचाव नहीं कर पा रहे हैं। ये है लियोनिड ब्रेजनेव। 1906 से 1982 में सोवियत संघ के राष्ट्रपति थे और 1964-82 में एशिया के सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था का सुरक्षा दिया और अमेरिका के साथ संबंधों के तनाव की कमी के दौर संबंध चेकोस्लोवाकिया जन विद्रोह के दमन और अफगानिस्तान पर आक्रमण में शामिल है। इन सारी बातों के बावजूद संभवतः सोवियत संघ का विघटन न होता, लेकिन एक घटना ने अधिकांश पर्यवेक्षकों को चौंकाया और सोवियत व्यवस्था के अंदर के लोग भी इससे दंग रह गए। यह घटना थी राष्ट्रवादी भावनाओं और प्रभुसत्ता की इच्छा के उभार की। रूस और बाल्टिक गणराज्य इस्टोनिया और लिथुआनिया और लिथुआनिया, यूक्रेन तथा जॉर्जिया जैसे सोवियत संघ के विभिन्न गणराज्य इस उभार में शामिल थे। राष्ट्रीयता प्रभुता के भावों का उभार सोवियत संघ के विघटन का अंतिम और सर्वाधिक तत्कालीन कारण सिद्ध हुआ। इस मसले पर भी अलग अलग राय मिलती है।
तो ये है जो है सोवियत संघ के विघटन का घटना चक्र। तो मिखाइल गोर्बाचेव यही हैं, 1931 में सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति 1950 से 91 तक थे। और प्रेस्टोइका मतलब पुनर्रचना और ग्लासनोस्त जिसे खुलेपन के आर्थिक और राजनीतिक सुधार शुरू किए। अमेरिका के साथ हथियारों की होड़ पर रोक लगाई और अफगानिस्तान में पूर्वी यूरोप जैसे सोवियत सेनाओं को वापस बुलाई। जर्मनी के एकीकरण में सहायक शीत युद्ध समाप्त किया और सोवियत संघ के विघटन का आरोप इन पर लगा। यह है मार्च 1985। मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव चुने गए और बोरिस येल्त्सिन को रूस की कम्युनिस्ट पार्टी का प्रमुख बनाया गया। सोवियत संघ के सुधारों की श्रृंखला शुरू की गई। 1928 में लिथुआनिया में आज़ादी के लिए आंदोलन शुरू हुआ और एस्टोनिया और लिथुआनिया में भी फैला। अक्टूबर 1989 में सोवियत संघ की घोषणा की वर्षा समझौते के सदस्य अपना भविष्य तय करने के लिए स्वतंत्र हैं। नवंबर में बर्लिन की दीवार गिरी। फरवरी 1990 में गोर्बाचेव ने सोवियत संसद ड्यूमा के चुनाव के लिए बहुदलीय राजनीति की शुरुआत की। सोवियत सत्ता कम्युनिस्ट पार्टी का 72 वर्ष पुराना एकाधिकार समाप्त हुआ। जून 1990 में रूसी संसद ने सोवियत संघ से अपनी स्वतंत्रता घोषित की। मार्च 1990 में लिथुआनिया स्वतंत्रता की घोषणा करने वाला पहला सोवियत गणराज्य बना। 1991 में येल्त्सिन का कम्युनिस्ट पार्टी से इस्तीफा, रूस के राष्ट्रपति बने और अगस्त 1991 में कम्युनिस्ट पार्टी की गर्मपंथियों ने गोर्बाचेव के खिलाफ एक असफल तख्ता पलट किया। सितंबर 1991 में एस्टोनिया, लिथुआनिया और लिथुआनिया तीनों बाल्टिक गणराज्य संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य बने। मार्च 2004 में उत्तर अटलांटिक संधि संगठन में शामिल हुए। दिसंबर 1991 में रूस, बेलारूस और यूक्रेन के 1922 के सोवियत संघ के निर्माण में संबद्ध संधि को समाप्त करने का फैसला किया और स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रकुल बनाया। आर्मेनिया, अजरबैजान, मोल्दोवा, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान भी राष्ट्रकुल में शामिल हुआ। जॉर्जिया 1993 में राष्ट्रकुल का सदस्य बना और संयुक्त राष्ट्र संघ के सोवियत संघ की सीटें रूस को मिली। 25 दिसंबर 1991 में गोर्बाचेव ने संयुक्त सोवियत संघ के राष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दिया और सोवियत संघ का अंत हो गया। तो सोवियत संघ के विभिन्न गणराज्य इस उभार में शामिल थे कि राष्ट्रीयता और संप्रभुता के भावों का उभार सोवियत संघ के विघटन का अंतिम और सर्वाधिक तत्कालीन कारण सिद्ध हुआ। इस मसले पर भी अलग अलग राय मिलती है। एक विचार तो यह थी कि राष्ट्रीयता की भावना और तड़प सोवियत संघ के समूचे इतिहास में कहीं न कहीं जारी थी और चाहे वो सुधार होते या न होते सोवियत संघ में अंदरूनी संघर्ष होना ही था। खैर यह तो इतिहास की अनिवार्यता के बारे में अनुमान लगाना हुआ, लेकिन सोवियत संघ के आकार, विविधता तथा इसकी बढ़ती हुई आंतरिक समस्याओं को देखते हुए ऐसा सोचना असंगत भी होता नहीं है। कुछ अन्य लोग सोचते हैं कि गोर्बाचेव के सुधारों ने राष्ट्रवादियों के असंतोष को इस सीमा तक भड़काया कि उस पर शासकों का नियंत्रण नहीं रहा। विडंबना यह है कि शीत युद्ध के दौरान बहुत से लोग सोचते थे कि सोवियत संघ के मध्य एशियाई गणराज्यों में राष्ट्रवादी आकांक्षाओं का उभार सबसे दमदार होगा, क्योंकि वे गणराज्य रूस से धार्मिक और नस्ली लिहाज से अलग और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए थे। लेकिन हुआ यह कि सोवियत संघ के प्रति राष्ट्रवादी असंतोष यूरोपीय और अपेक्षाकृत समृद्ध गणराज्यों रूस, यूक्रेन, जॉर्जिया और बाल्टिक क्षेत्र में सबसे प्रबल नजर आया। यहाँ के आम लोग अपने को मध्य एशियाई गणराज्यों के लोगों से अलग थलग महसूस कर रहे थे। उनका आपस में भी अलगाव था। इन गणराज्यों के लोगों में यह भाव घर कर गया कि ज़्यादा पिछड़े इलाकों को सोवियत संघ में शामिल करने की भी उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। विघटन की परिणतियां। सोवियत संघ की दूसरी दुनिया और पूर्वी यूरोप की समाजवादी व्यवस्था के पतन के परिणाम स्वरूप विश्व राजनीति के लिहाज से गंभीर रहे। इसमें मोटे तौर पर 3 प्रकार के दूरगामी परिवर्तन हुए हैं। हर परिवर्तन के बहुत सारे प्रभाव हुए। उन सभी प्रभावों को यहाँ सूचीबद्ध करना उचित नहीं होगा। तो अव्वल तो दूसरी दुनिया के पतन का एक परिणाम शीत युद्ध के दौर के संघर्ष की समाप्ति हुआ। समाजवादी प्रणाली पूंजीवादी प्रणाली का पछाड़ पाएगी या नहीं, यह विचाराधारात्मक विवाद अब कोई मुद्दा नहीं रहा। शीत युद्ध के इस विवाद ने दोनों गुटों की सेनाओं को उलझाया था और हथियारों की तेज होड़ शुरू की थी। परमाणु हथियारों के संचय को बढ़ावा दिया गया तथा सैन्य को सैन्य गुटों में बांटा गया। शीत युद्ध के समाप्त होने से हथियारों की होड़ भी समाप्त हो गई और एक नई शांति की संभावना का जन्म हुआ। यह है बोरिस येल्त्सिन, जो 1931 से 2007 तक थे और उसके पहले चुने हुए राष्ट्रपति 1991 से 1999 तक थे और कम्युनिस्ट पार्टी में सत्ता के केंद्र तक पहुंचे और गोर्बाचेव द्वारा मॉस्को के मेयर बनाए गए। बाद में गोर्बाचेव के आलोचकों में शामिल और कम्युनिस्ट पार्टी में इस्तीफा। 1991 में सोवियत संघ के शासन के खिलाफ विरोध का नेतृत्व और सोवियत संघ के विघटन में केंद्रीय भूमिका निभाई। साम्यवाद से पूंजीवाद की ओर संक्रमण के दौरान रूसी लोगों को हुए कष्ट के लिए जिम्मेवार ठहराया गया। दूसरा यह कि विश्व राजनीति में शक्ति संबंध बदल गए और इस कारण विचारों और संस्थाओं के अपेक्षित प्रभाव भी बदलाव आया। शीत युद्ध के अंत के समय केवल 2 संभावनाएं थी, या तो बची हुई महाशक्ति का दबदबा रहेगा और एक ध्रुवी विश्व बनेगा, या फिर कई देश अथवा देशों के अलग अलग समूह अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में महत्वपूर्ण मोहरे बनकर उभरेंगे और इस तरह बहुध्रुवी विश्व बनेगा जहां किसी एक देश का बोलबाला नहीं होगा।
हुआ यह कि अमेरिका अकेली महाशक्ति बन बैठा। अमेरिका की ताकतों और प्रतिष्ठा की सह पाने से अब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रभुत्वशाली अर्थव्यवस्था है। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसी संस्थाएं विभिन्न देशों की ताकत और सलाहकार बन गई, क्योंकि इन देशों को पूंजीवाद की ओर कदम बढ़ाने के लिए इन संस्थाओं से कर्ज दिया है। राजनीतिक रूप से उदारवादी लोकतंत्र राजनीतिक जीवन को सूत्रबद्ध करने की सर्वश्रेष्ठ धारणा के रूप में उभरा। तीसरी बात यह है कि सोवियत खेमे के अंत का एक अर्थ था कि नए देशों का उदय। इन सभी देशों की स्वतंत्र पहचान और पसंद है। इनमें से कुछ देश, खासकर बाल्टिक और पूर्वी यूरोप के देश, यूरोपीय संघ से जुड़ना और उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो का हिस्सा बनना चाहते थे। मध्य एशियाई देश अपना विशिष्ट भौगोलिक स्थिति का फायदा उठाना चाहते थे। इन देशों ने रूस के साथ अपने मजबूत रिश्ते को जारी रखा और पश्चिमी देशों अमेरिका, चीन तथा अन्य देशों के साथ संबंध बनाए। इस तरह अंतर्राष्ट्रीय फलक पर कई नई खिलाड़ी सामने आए। हर एक के हित, पहचान और आर्थिक राजनीतिक समस्याएं अलग अलग थी। आगे इन्हीं मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। साम्यवादी शासन के बाद शॉक थेरेपी। साम्यवाद के पतन के बाद पूर्व सोवियत संघ के गणराज्य एक सत्तावादी समाजवादी व्यवस्था से लोकतांत्रिक पूंजीवादी व्यवस्था तक के कष्टप्रद संक्रमण से गुजर रहे थे। रूस, मध्य एशिया के गणराज्य और पूर्वी यूरोप के देशों में पूंजीवाद की ओर संक्रमण का एक खास मॉडल अपनाया गया। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा निर्देशित इस मॉडल को शॉक थेरेपी आकार पहुंचाकर उपचार करने का कहा गया। भूतपूर्व दूसरी दुनिया के देशों में शॉक थेरेपी की गति और गहनता अलग अलग रही, लेकिन इसकी दिशा और चरित्र बड़ी सीमा तक एक जैसे थे। हर देश को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर मुड़ना था। इसका मतलब था सोवियत संघ के दौर की हर संरचना से पूरी तरह निजात पाना। शॉक थेरेपी को सर्वोपरि मान्यता थी। मिल्कियत का सबसे प्रभावी रूप निजी स्वामित्व होगा। इसके अंतर्गत राज्य की संपदा के निजीकरण और व्यवसायिक स्वामित्व के ढांचे को तुरंत अपनाने की बात शामिल थी। सामूहिक फार्म को निजी फार्म में बदल दिया गया। पूंजीवादी पद्धति से खेती शुरू हुई। इस संक्रमण राज्य नियंत्रित समाजवादी या पूंजीवाद के अतिरिक्त किसी भी वैकल्पिक व्यवस्था या तीसरे रूप को मंजूरी नहीं मिली। शॉक थेरेपी से इन अर्थव्यवस्थाओं के बाहरी व्यवस्थाओं के प्रति रुझान बुनियादी तौर पर बदल गए। अब माना जाने लगा कि ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार करके ही विकास किया जा सकता है। इस कारण मुक्त व्यापार को पूर्ण रूप से अपनाना बहुत जरूरी माना गया। पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाने के लिए वित्तीय खुलापन, मुद्राओं की आपसी परिवर्तनीयता और मुक्त व्यापार की नीति महत्वपूर्ण मानी गई। अंततः इस संक्रमण में सोवियत खेमे के देशों के बीच मौजूदा व्यापारिक गठबंधन को समाप्त कर दिया गया। खेमे के प्रत्येक देश को एक दूसरे से जोड़ने की जगह सीधे पश्चिमी मुल्कों से जोड़ा गया। इस तरह धीरे धीरे इन देशों को पश्चिमी अर्थतंत्र में समाहित किया गया। पश्चिमी दुनिया के पूंजीवादी देश अब नेता की भूमिका निभाते हुए अपनी विभिन्न एजेंसियों और संगठनों के सहारे इस खेमे के देशों का विकास, मार्गदर्शन, नियंत्रण करेंगे। शॉक थेरेपी के परिणाम। 1990 में बनाई गई शॉक थेरेपी जनता को उपभोग के उन आनंद लोक तक नहीं ले गए जिससे वो वादा किया था। अमूमन शॉक थेरेपी से पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था तहस-नहस हो गई और उस क्षेत्र की जनता को बर्बादी की मार झेलनी पड़ी। रूस में पूरा का पूरा राजनियंत्रित औद्योगिक ढांचा चरमरा उठा। लगभग 90% उद्योगों को निजी हाथों का कंपनियों को बेचा गया। आर्थिक का यह पुनर्निर्माण चूंकि सरकार द्वारा निर्देशित औद्योगिक नीति के बाजार की ताकतों कर रही थी, इसलिए यह कदम सभी उद्योगों को मटिया मेट करने वाला साबित हुआ। इसे इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि महत्वपूर्ण उद्योगों की कीमत कम से कम करके आकी गई और उन्हें औने पौने दामों में बेच दिया गया। हालांकि इस महा बिक्री में भाग लेने के लिए सभी नागरिकों को अधिकार पत्र दिए गए थे, लेकिन अधिकांश नागरिकों ने अपने अधिकार पत्र कालाबाजारियों के हाथों बेच दिया, क्योंकि उन्हें धन की जरूरत थी। रूसी मुद्रा रूबल के मूल्य में नाटकीय ढंग से गिरावट आई। मुद्रास्फीति इतनी ज्यादा बढ़ गई कि लोगों की जमा पूंजी जाती रही। सामूहिक खेती की प्रणाली समाप्त हो चुकी थी और लोगों को अब खाद्यान्न की सुरक्षा मौजूद नहीं थी। रूस ने खाद्यान्न का आयात करना शुरू किया और सन 1999 में वास्तविक घरेलू उत्पादन 1989 की तुलना में कहीं नीचे थी। पुरानी व्यापारिक ढांचा तो टूट चुका था, लेकिन इनकी जगह कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं हो पाई थी। रूस में कुल 1500 बैंक और अन्य वित्तीय संस्थाएं, जिनमें से लगभग आधी शॉक थेरेपी के परिणामस्वरूप दिवालिया हो गई। ये ऐसे चित्र का एक बैंक इनकम है। इस रूस के इस दूसरे सबसे बड़े बैंक इनकम के दिवालिया होने से ग्राहकों अथवा अलावा 10,000 कंपनियां और शेयरधारकों की जमा पूंजी भी डूब गई। समाज कल्याण की पुरानी व्यवस्था को क्रम नष्ट कर दिया गया और सरकारी रियासतों के खात्मे के कारण ज्यादातर लोग गरीबी में पड़ गए। मध्य वर्ग समाज के हाशिए पर आ गया और अकादमिक बौद्धिक कामों में जुड़े लोग या तो बिखर गए या बाहर चले गए। कई देशों में एक माफिया वर्ग
उभरा और उसने अधिकतर आर्थिक गतिविधियों को अपने नियंत्रण में ले लिया। निजीकरण ने नई विषमताओं को जन्म दिया। पूर्व सोवियत संघ में शामिल रहे गणराज्यों, खासकर रूस से अमीर और गरीब लोगों के बीच तीखा विभाजन हो गया। पहले की व्यवस्था के विपरीत अब धनी और निर्धन लोगों के बीच बहुत गहरी आर्थिक असमानता थी। आर्थिक बदलाव को बड़ी प्राथमिकता दी गई और उस पर पर्याप्त ध्यान भी दिया गया, लेकिन लोकतांत्रिक संस्थाओं के निर्माण का कार्य ऐसी प्राथमिकता के साथ नहीं हो सका। इन सभी देशों के संविधान हड़बड़ी में तैयार किए गए। रूस सहित अधिकांश देशों में राष्ट्रपति को कार्यपालिका प्रमुख बनाया गया और उनके हाथ में लगभग हर संभव शक्ति थमा दी गई। फलस्वरूप संसद अपेक्षाकृत कमजोर संस्था रह गई और मध्य एशिया के देशों में राष्ट्रपति को बहुत अधिक शक्तियां प्राप्त थी और इनमें से कुछ सत्तावादी हो गए। मिसाल के तौर पर तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपतियों ने 10 वर्षों के लिए अपने को इस पद पर बहाल किया और इसके बाद समय सीमा को अगले 10 सालों के लिए बढ़ा दिया। इन राष्ट्रपतियों ने अपने फैसलों से असहमति या विरोध की अनुमति नहीं दी। अधिकतर देशों में न्यायिक संस्कृति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता स्थापित करने का काम करना अभी बाकी है। रूस सहित अधिकांश देशों की अर्थव्यवस्था ने सन 2000 में यानी अपनी आज़ादी के 10 साल बाद खड़ा होना शुरू किया। इस अधिकांश देशों की अर्थव्यवस्था के पुनर्जीवन का कारण था खनिज तेल, प्राकृतिक गैस और धातु जैसे प्राकृतिक संसाधनों का निर्यात। रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और अजरबैजान तेल और गैस के बड़े उत्पादक देश हैं और बाकी देशों को अपने क्षेत्र से तेल की पाइपलाइन गुजरने के कारण फायदा हुआ एवं एवज में उन्हें किराया मिलता है और एक हद तक तो विनिर्माण का काम भी फिर शुरू हुआ। संघर्ष और तनाव। पूर्व सोवियत संघ के अधिकांश गणराज्य संघर्ष के आशंका वाले क्षेत्र हैं। अनेक गणराज्यों को गृह युद्ध बगावत को झेलना है और इसके साथ साथ इन देशों में बाहरी ताकतों की दखल भी बढ़ी है। इससे स्थिति और भी जटिल हुई है। रूस के 2 गणराज्य चेचन्या और ताजिकिस्तान में हिंसक अलगाववादी आंदोलन चले। मॉस्को ने चेचन विद्रोहियों से निपटने के जो तरीके अपनाए, जिस गैर जिम्मेदारी तरीके से बमबारी की, उससे मानवाधिकार का व्यापक उल्लंघन हुआ, लेकिन उसे आज़ादी की आवाज़ दबाई नहीं जा सकी। मध्य एशिया में तजाकिस्तान 10 वर्षों यानी 2001 तक गृह युद्धों की चपेट में रहा। इस पूरे क्षेत्र में कई सांप्रदायिक संघर्ष चल रहे थे और अजरबैजान एक प्रांत नगरनो और कराबाग है। यहाँ के कुछ स्थानीय अर्मेनियाई अलग होकर अर्मेनिया से मिलना चाहते हैं। जॉर्जिया में 2 प्रांत स्वतंत्रता चाहते हैं और गृह युद्ध लड़ रहे हैं। यूक्रेन, किर्गिस्तान तथा जॉर्जिया में मौजूदा शासन को उखाड़ फेंकने के लिए आंदोलन चल रहे हैं और कई देश और प्रांत नदी जल के सवाल पर आपस में भिड़े हुए हैं। इन सारी बातों की वजह से अस्थिरता का माहौल आम नागरिक की जीवन दूभर है। तो आगे बात करें, मध्य एशिया गणराज्यों में हाइड्रोकार्बनिक संसाधनों का विशाल भंडार है। इससे इन गणराज्यों को आर्थिक लाभ हुआ, लेकिन इसी कारण से यह क्षेत्र बाहरी ताकतों और तेल कंपनियों की आपसी प्रतिस्पर्धा को उखाड़ा भी बन चला। यह क्षेत्र रूस, चीन, अफगानिस्तान से सटा तथा पश्चिम एशिया के नजदीक है। 11 सितंबर 2001 की घटना के बाद अमेरिका इन क्षेत्रों में सैनिक ठिकाना बनाना चाहता था। उसने किराए पर ठिकाने हासिल करने के लिए मध्य एशिया के सभी राज्यों को भुगतान किया और अफगानिस्तान तथा इराक में युद्ध के दौरान इन क्षेत्रों में अपने विमानों को उड़ाने की अनुमति ली। रूस इन राज्यों को अपना निकटवर्ती देश मानता है और उनका मानना है कि इन राज्यों को रूस के प्रभाव में रहना चाहिए। खनिज तेल जैसे संसाधन की मौजूदगी के कारण चीन के हित भी इस क्षेत्र में जुड़े हुए हैं। चीनियों ने सीमावर्ती क्षेत्र में आकर व्यापार करना शुरू कर दिया। तो उज्बेकिस्तान ये है, पूरे यूरोप में चेकोस्लोवाकिया शांतिपूर्वक 2 भागों में बट गया। चेक तथा स्लोवाकिया नामक 2 देश बने, लेकिन सबसे गहन संघर्ष बाल्कन क्षेत्र के गणराज्य यूगोस्लाविया में हुआ। सन 1991 में वहाँ यूगोस्लाविया कई प्रांतों में टूट गया और इससे शामिल बोस्निया, हर्जेगोविना और स्लोवेनिया तथा क्रोएशिया ने अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिया। नाटो को हस्तक्षेप करना पड़ा। यूगोस्लाविया पर बमबारी हुई और जातीय संघर्ष ने गृह युद्ध का रूप ले लिया। तो उज्बेकिस्तान में हिंदुस्तानी फिल्मों की धूम। तो सोवियत संघ को बिगड़े हुए 7 साल बीत गए, लेकिन हिंदी फिल्मों के लिए उन्हें उज्बेक लोगों में वही ललक मौजूद है। हिंदुस्तान में कोई नई फिल्म रिलीज नहीं हुई कि चंद हफ्तों के भीतर इनकी पायरेटेड कापियां उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में बिकने लगी और उपलब्ध हो जाती हैं। ताशकंद के एक बड़े बाजार के नज़दीक हिंदी फिल्मों की दुकान मोहम्मद शरीफ बापत की है। मोहम्मद शरीफ अफगानी और पाकिस्तान के सीमा प्रांत के शहर पेशेवर में वीडियो मंगाते हैं। उनका कहना है कि यहाँ हिंदी फिल्मों के बहुत तेरे दीवाने हैं। मैं तो कहूँगा कि ताशकंद के 70% लोग फिल्मों को खरीदते हैं। हम लोग रोजाना लगभग 100 वीडियो बेच लेते हैं। जैसे अभी 1000 वीडियो का ऑर्डर दिया है। उज्बेक लोग मध्य एशियाई हैं, वे एशिया के अंग हैं। उनकी एक साझी संस्कृति है, इसी कारण वे लोग भारतीय फिल्मों को पसंद करते हैं। साझे इतिहास के बावजूद भारतीय फिल्मों और उनके हीरो के लिए उज्बेकी लोगों की दीवानगी उज्बेकिस्तान निवासी और अनेक भारतीयों को आश्चर्यजनक जान पड़ती है। ताशकंद स्थित भारतीय दूतावास के अशोक समर बताते हैं कि
जहां हम भी जाते हैं और स्थानीय अधिकारियों से मिलते हैं, काबीना मंत्री तक बातचीत में हमें हमेशा इसका जिक्र करते हैं। इससे पता चलता है कि भारतीय फिल्म, संस्कृति, गीत और खास और राज कपूर यहाँ घर घर जाते हैं। यहाँ अधिकांश लोग हिंदी गीत गा लेते हैं और अर्थ चाहे मालूम हो ना हो उसका चरण सही ढंग से करते हैं। तो ये है भारत और सोवियत संघ। शीत युद्ध के दौरान भारत और सोवियत संघ के संबंध बहुत गहरे थे। इसमें आलोचकों को यह कहने का अवसर भी मिला कि भारत सोवियत खेमे का हिस्सा था। इस दौरान भारत और सोवियत संघ के संबंध बहुत आयामी थे। आर्थिक की बात करें तो सोवियत संघ में भारत के सार्वजनिक क्षेत्र कंपनियों की ऐसी वक्त में मदद की जब ऐसा मदद पाना मुश्किल था। सोवियत संघ ने भिलाई, बोकारो और विशाखापट्टनम के इस्पात कारखानों तथा भारत में हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे मशीनरी संयंत्रों के लिए आर्थिक और तकनीकी सहायता दी। भारत में जब विदेशी मुद्रा की कमी थी तब सोवियत संघ ने रुपए को माध्यम बनाकर भारत के साथ व्यापार किया। राजनीति की बात करें तो सोवियत संघ के कश्मीर मामले पर संयुक्त राष्ट्र संघ के भारत के रुख को समर्थन दिया। सोवियत संघ ने भारत के संघर्ष के गाढ़े दिनों, खासकर 1971 पाकिस्तान से युद्ध के दौरान मदद की। भारत में भी सोवियत संघ की विदेश नीति का अप्रत्यक्ष लेकिन महत्वपूर्ण तरीके से समर्थन किया। सैन्य की बात करें तो भारत को सोवियत संघ ने ऐसे वक्त में सैनिक साजो सामान दिए जब शायद ही कोई अन्य देश अपनी सैन्य टेक्नोलॉजी भारत को देने के लिए तैयार था। सोवियत संघ के भारत के साथ कई ऐसे समझौते किए जिसमें भारत संयुक्त रूप से सैन्य उपकरण तैयार कर सका। संस्कृति की बात करें तो हिंदी फिल्म और भारतीय संस्कृति सोवियत संघ में लोकप्रिय थे। बड़ी संख्या में भारतीय लेखक और कलाकारों ने सोवियत संघ की यात्रा की। तो पूर्व साम्यवादी देश और भारत। तो भारत ने साम्यवादी राज्यों के सभी देशों के साथ अच्छे संबंध कायम किए, लेकिन भारत के संबंध रूस के साथ सबसे ज्यादा गहरे हैं। भारत की विदेश नीति एक महत्वपूर्ण पहलू भारत का रूस के साथ संबंध है। भारत रूस संबंधों का इतिहास आपसी विश्वास और साझे के हितों का इतिहास है। भारत रूस के आपसी संबंध इन देशों की जनता की अपेक्षाओं से मेल खाते हैं। भारतीय हिंदी फिल्मों के नायक में राज कपूर से लेकर अमिताभ बच्चन तक रूस और सोवियत संघ के बाकी गणराज्यों में घर घर जाते हैं। आप इस क्षेत्र में हिंदी फिल्म गीत बजते सुन सकते हैं और भारत यहाँ के जनमानस का एक अंग है। रूस और भारत दोनों का सपना बहुध्रुवीय विश्व का है। बहुध्रुवीय विश्व से इन दोनों देशों का आशय यह है कि अंतर्राष्ट्रीय फलक पर कई शक्तियां मौजूद हों। सुरक्षा की सामूहिक जिम्मेवारी हो, यानी किसी भी देश का पहला हमला हो तो सभी देश अपने लिए खतरा माने और साथ मिलकर कार्रवाई करें। क्षेत्रीयताओं को ज्यादा जगह मिले। अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों का समाधान बातचीत के द्वारा हो। हर देश की स्वतंत्र विदेश नीति हो और संयुक्त राष्ट्र जैसे संस्थाओं द्वारा फैसले किए जाए तथा इन संस्थाओं को मजबूत, लोकतांत्रिक और शक्ति संपन्न बनाया जाए। 2001 के भारत रूस सामरिक समझौते के अंग के रूप में भारत और रूस के बीच 80 द्विपक्षीय दस्तावेजों पर हस्ताक्षर हुए। भारत को रूस के साथ अपने संबंधों के कारण कश्मीर ऊर्जा आपूर्ति, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद संबंधी सूचनाओं के आदान प्रदान में पश्चिम एशिया में पहुंचाने तथा चीन के साथ अपने संबंधों में संतुलन लाने जैसे मसलों पर फायदा हुआ है। रूस को इस संबंध में सबसे बड़ा फायदा यह है कि भारत रूस के लिए हथियारों का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार देश है। भारत के सेना अधिकांश सैनिक साजो सामान रूस से प्राप्त होते हैं। चूंकि भारत तेल के आयातक देशों में से एक है, इसलिए भी भारत के रूस के महत्वपूर्ण संबंध है और उसने तेल के लिए संकट की घड़ी में हमेशा भारत की मदद की है। भारत रूस से अपने ऊर्जा आयातों को भी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। ऐसी कोशिश कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान के साथ भी चल रही है। इन गणराज्यों के साथ सहयोग अंतर्गत तेल वाले इलाकों में साझेदारी और निवेश करना भी शामिल है। रूस भारत की परमाणविक योजना के लिए भी महत्वपूर्ण है। रूस ने भारत के अंतरिक्ष उद्योग में भी रूस के वक्त क्रायोजेनिक रॉकेट देकर मदद की है और भारत और रूस विभिन्न वैज्ञानिक परियोजनाओं में साझेदार है। तो इस चैप्टर नहीं खत्म होता है, क्वेश्चन आंसर देने का प्रयत्न कीजिएगा। कैसा लगा वीडियो बताइएगा। जब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।